हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटिका चैप्टर 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटिका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें कि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण की समझ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने हु आर आदिवासीज के बारे में पढ़ा, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ा और आदिवासीज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कंक्लूजन को देखेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। देखिए, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी को किनारे पर ढकेल दिया जाना। ऐसी स्थिति में वो चीजों के केंद्र में नहीं रहता है। मार्जिनलाइजेशन का रीजन हो सकता है कि वो अलग भाषा बोलते हैं, उनके कस्टम्स, रीति रिवाज अलग हो, एक्सेट्रा। मार्जिनलाइजेशन की स्थिति में डेवलपमेंट रुक जाता है। इन यूनिट 1 you read that the constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स के जरिए रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सेफगार्ड्स प्रदान करता है। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। Why do you think these minority groups have been provided these safeguards? आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? इसी सवाल का जवाब हम आगे समझेंगे। The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक उन कम्युनिटीज को बोला जाता है जो न्यूमेरिकली कम है बाकी पॉपुलेशन की तुलना में। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। However, it is a concept that goes well beyond numbers। माइनॉरिटी का कंसेप्ट केवल नंबर से रिलेटेड नहीं है। माइनॉरिटी का कंसेप्ट कहीं अधिक व्यापक है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इट encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimensions। देखिए, जब एक कम्युनिटी छोटी होती है तो उसके पास पावर कम हो जाती है, एक्सेस टू रिसोर्सेस कम हो जाते हैं। जब किसी के पास पावर नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसका इफेक्ट
उस कम्युनिटी के सोशल और कल्चरल डायमेंशन पे भी देखने को मिलता है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognized that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मेजॉरिटी फिर अपने मन का करेगी, जो कि सही नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स मौजूद हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, तब किसी कम्युनिटी का साइज में छोटा होना यानी न्यूमेरिकली कम होना उस कम्युनिटी के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि इससे छोटे कम्युनिटीज का मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में देख सकते हैं माइनॉरिटीज की कितनी बुरी दशा है वहां पे। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। 10. Safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज को सोशली डोमिनेट ना करे, कल्चरली डोमिनेट ना करे, मतलब मेजॉरिटी अपना कल्चर माइनॉरिटीज पे ना थोपे। इसको ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटीज को सेफगार्ड्स प्रदान किए गए हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face. माइनॉरिटीज को जो डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते थे, उसको खत्म करने के लिए भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। Given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of society may feel insecure about their lives, assets and well-being. कभी कभी माइनॉरिटीज को इनसिक्योर भी फील हो सकता है बाकी सोसाइटी से। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. अगर किसी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तब ये इनसिक्योरिटी और बढ़ सकती है। असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. भारतीय संविधान में इसलिए माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड्स दिए गए हैं। यहां पे सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी बात हो रही है, ताकि हम भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को बचा सके
और जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट कर सके। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। As you have already read in chapter 4, the judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, कानून व्यवस्था को कायम रखने में जुडिशियरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। Every citizen of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अदालत में जा सकता है। Now let us understand marginalization in the context of the Muslim community. आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, मुसलमान और हाशियाकरण। According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be a marginalized community in India today because, in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% है। मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड समझा जाता है क्योंकि बाकी कम्युनिटीज की तुलना में उन्हें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005. Muslims various development indicators पर पिछड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2005 में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। बुक में 3 टेबल गिवन है, उसमें कुछ डेटास दिए गए हैं। आप उन डेटास को देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज्ड क्यों कहा जा रहा है। चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचर, द कमिटी examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India. कमेटी के चेयरपर्सन थे जस्टिस राजेंद्र सचर। इस कमेटी ने भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस को एग्जामिन किया और रिपोर्ट बनाया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। इस रिपोर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के मार्जिनलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया गया था। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। It suggests that on a range of social, economic and educational indicators,
द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी is comparable to that of other marginalized communities like scheduled castes and scheduled tribes. इस रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर्स पर मुस्लिम कम्युनिटी की सिचुएशन दूसरे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब से मिलती जुलती है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. रिपोर्ट के अनुसार 7 से 16 उम्र के मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे दूसरे सोशियो रिलीजियस कम्युनिटी के बच्चों की तुलना में कम साल तक ही स्कूलिंग कर पाते हैं, मतलब कम साल स्कूल जा पाते हैं। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। The Sachar Committee report also debunked other prevalent myths about Muslims. सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। It is commonly believed that the Muslims prefer to send their children to मदरसास। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम्स अपने बच्चों को सिर्फ मदरसा में ही पढ़ाना चाहते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। द फिगर शोज दैट ओनली 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रेन आर इन मदरसास, whereas 66% अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 30% प्राइवेट स्कूल्स। रिपोर्ट के अनुसार केवल 4% मुस्लिम बच्चे मदरसा जाते हैं, जबकि 66% मुस्लिम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और 30% प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन experienced by Muslims has other dimensions as well. मुस्लिम्स को जो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। लाइक अदर माइनॉरिटीज, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उससे माइनॉरिटीज के कल्चर, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स काफी अलग होते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स के कल्चर, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स भी काफी अलग हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं। Mainstream. Literally, this refers to the main current of a river or its stream. In this chapter, it is used to refer to a cultural context in which the customs and practices that are followed are those of the dominant community. सोसाइटी में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसके कस्टम्स, प्रैक्टिसेस को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, तो उस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम कम्युनिटी कहते हैं। मुख्य धारा कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में ये शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इन कनेक्शन विद दिस, मेन स्ट्रीम इज ऑल्सो यूज्ड
to refer to those people or communities that are considered to be at the center of a society, that is, often the powerful or dominant group. मेन स्ट्रीम कम्युनिटी उन कम्युनिटीज को भी कहा जाता है जो सोसाइटी के सेंटर में होते हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। Some, not all Muslims, may wear a burqa, sport a long beard, wear a fez, and these becomes ways to identify all Muslims. सब नहीं, बट कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, पुरुष दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, और इन्हीं सब से मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। इन रीजंस के वजह से उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना होता है कि वे बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। Often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. कभी कभी यही रीजंस एक्सक्यूज बन जाते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का, उनको अनफेयरली ट्रीट करने का। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. जब मुस्लिम्स के साथ सोशल मार्जिनलाइजेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, अनफेयरली ट्रीट किया जाएगा, तो वो जहां पे रह रहे थे वहां से उनको माइग्रेट करना पड़ेगा और ऐसे जगह पे जाकर बसना पड़ेगा जहां पे उनके कम्युनिटी के लोग पहले से रह रहे थे। इससे गेटोइजेशन को बढ़ावा मिलता है और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका रीजन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति प्रेजुडिस रखने के वजह से। ये प्रेजुडिस वायलेंस और हेट्रेट को जन्म देता है। देखिए, यहां पे बात सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, माइनॉरिटीज की है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी रिलीजियन के लोगों को किस तरह परेशान किया जाता है ये आप सब न्यूज में पढ़ते ही हैं। इन्हीं सब से प्रोटेक्शन के लिए हमारे भारतीय संविधान में सेफगार्ड्स मौजूद हैं। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। Ghettoization. A ghetto is an area or locality that is populated largely by members of a particular community. घेटो एक ऐसे एरिया को बोला जाता है जहां पे एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। घेटोइजेशन ये शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। Ghettoization refers to the process that leads to such a situation. This may occur due to various social, cultural and economic reasons. जब एक कम्युनिटी के लोग एक जगह बसने लगते हैं, इस प्रक्रिया को घेटोइजेशन कहते हैं। ये सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल रीजन से हो सकते हैं। घेटोइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। ये प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। फियर और हॉस्टिलिटी
may also compel a community to group together as they feel more secure living amongst their own. फियर और हॉस्टिलिटी भी एक कम्युनिटी को एक जगह बसने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि लोगों को अपने कम्युनिटी के बीच रहने में राहत मिलती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदायों को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। Often a ghettoized community has few options of moving out, which may lead to them becoming alienated from the rest of the society. Ghettoized community में जो लोग रहते हैं उनके पास वहां से बाहर निकलने के ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए वो बाकी समाज से एलियनेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, जिसके कारण वो शेष समाज से कटता चला जाता है। In the above section of this chapter, we saw how in the case of the Muslim community, there is a link between economic and social marginalization. हमने पढ़ा कि मुस्लिम कम्युनिटी में इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन का एक लिंक बना हुआ है। देखिए, अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो सोशल स्टैंडर्ड भी आपका अच्छा होगा। अगर आप इकोनॉमिकली पुअर हैं, तो सोशल स्टैंडर्ड आपका अच्छा नहीं होगा। तो अगर कोई कम्युनिटी इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है, तो वो सोशली भी मार्जिनलाइज्ड होगा। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासीज। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। आप चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। इन योर क्लास 7 बुक यू रीड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। हमने क्लास 7 में विमेन के अनइक्वल स्टेटस के बारे में भी पढ़ा था। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। The experiences of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategies, measures, and safeguards to redress this situation. इन सारे ग्रुप्स के एक्सपीरियंसेस को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि मार्जिनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए, सेफगार्ड्स चाहिए, मेजर्स चाहिए। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. संविधान में माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स के प्रोविजंस दिए गए हैं और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और इन अधिकारों को समझें और आपसी प्रेम के साथ रहें। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. इसके बिना हम अपने देश के डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाएंगे। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन के बारे में।
निष्कर्ष। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड what it means to be a marginalized community। इस चैप्टर में हमने समझा कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होने का क्या मतलब है। इस अध्याय में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। We have tried to look at this through the experiences of different marginalized communities। हमने डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझने का प्रयास किया है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। There are different reasons for each of these communities being marginalized। हमने ये भी समझा कि कम्युनिटीज के मार्जिनलाइज्ड होने के पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। Each experiences marginalization in different ways। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। We have also seen that marginalization is linked to experiencing disadvantage, prejudice and powerlessness। हमने ये भी देखा कि मार्जिनलाइजेशन का रिलेशन डिसएडवांटेज से होता है, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह से होता है, पावरलेसनेस से होता है। मतलब अगर आप मार्जिनलाइज्ड हैं तो आप डिसएडवांटेज में रहेंगे, आपको पूर्वाग्रह फेस करना पड़ेगा और आप पावरलेस भी होंगे। हमने ये भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। In India, there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you will read more in the next chapter। भारत में कई और भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं जैसे दलित्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other resources। अगर किसी भी कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन होगा तो उसको संसाधनों पर इक्वल एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन पर इक्वल एक्सेस नहीं होगा दूसरे कम्युनिटीज की तुलना में। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। Yet, the lives of marginalized people can and do change। मार्जिनलाइज्ड लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है जब प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे, सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। Thus, no one is marginalized all the time in exactly the same way। इसलिए हमेशा कोई मार्जिनलाइज नहीं रहता। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। If we go back to the two examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities। Marginalized communities अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अधिकारों पर दूसरे कम्युनिटीज जैसे इक्वल एक्सेस चाहते हैं, बराबरी का हक चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।